आई एम डॉक्टर प्रभात द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर स्टेप HPTI कानपुर इंडिया। आज हम आपके साथ हिंदी में बात करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है टाइप 1 टाइप 2 एरर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान हम टाइप 2 टाइप 1 एरर्स को इनकाउंटर करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम एक ऐसी दुनिया में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे एजम्पशंस के साथ काम करना पड़ता है। एजम्पशंस का मतलब हाइपोथेसिस। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में हम नहीं जानते हैं, तो हम एक एजम्पशन के साथ चलते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो हमारा एजम्पशन है या जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, वो नल हाइपोथेसिस हमारी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। एक तो दो आउटकम ये हो सकते हैं एक नल हाइपोथेसिस की। दूसरा, हमारी तरफ से जो एक्शन हो सकता है वो भी दो तरह से हो सकता है। एक सही नल हाइपोथेसिस को या एक हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और एक हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने चार संभावनाएं हैं। वो चार संभावनाएं क्या हैं कि एक सही नल हाइपोथेसिस को, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि करेक्ट नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या करेक्ट नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये करेक्ट डिसीजन कहलाता है। परंतु अगर नल हाइपोथेसिस सही है तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम उसे रिजेक्ट कर दें, और जब हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो ये गलती होती है हमारी। तो ये गलती हमारी कहलाती है टाइप 1 एरर, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तीसरी जो ऑप्शन है या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो सकती है, परंतु हम उस फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये हमारी टाइप 2 एरर कहलाती है, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। और चौथी ऑप्शन ये भी है कि फॉल्स नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करते हैं, जो कि करेक्ट डिसीजन है। हाइपोथेसिस गलत, हमने रिजेक्ट कर दिया तो वो करेक्ट डिसीजन है और उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1 माइनस बीटा। तो लेट्स अंडरस्टैंड हियर मोर प्रिसाइजली टाइप 1 एरर यानी एक करेक्ट नल हाइपोथेसिस, ट्रू नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। इनफैक्ट हम टेस्टिंग करने के दौरान या यूं कह लें कि टेस्ट करने से पहले हम इस प्रोबेबिलिटी या इस पॉसिबिलिटी को डिसाइड करते हैं कि ये एरर हमसे कितनी हो सकती है, किस मात्रा में हम इस एरर को परमिट कर सकते हैं कि वो करेक्ट नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। एक्चुअली 100% एक्यूरेसी नोबडी कैन गारंटी। तो जब 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, यानी थोड़ा बहुत मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको टाइप 1 एरर की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो हम अल्फा को तय करते हैं। हर टेस्ट, जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टेस्ट है, उसको अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू हमें देनी होती है। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर कहते हैं। इसे सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं और इसी वजह से ये हमेशा हमें नोन होता है, क्योंकि हम इसे तय करते हैं कि हम कितनी प्रोबेबिलिटी परमिट कर सकते हैं। इसको हम मिनिमम रखना चाहते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इट मिनिमम। मोस्ट ऑफन वी ट्राई टू कीप इट मिनिमम। इसका लेवल एज मिनिमम एज पॉसिबल हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं नल हाइपोथेसिस, करेक्ट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो। तो ये जो अल्फा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये एरर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो सही डिसीजन होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा हो जाएगी, जो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि सही नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। सो फॉर दिस 1 माइनस अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अ करेक्ट नल हाइपोथेसिस टू बी एक्सेप्टेड। और इसको हम स्टैटिस्टिक्स में कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस लेवल। सो अल्फा यानी टाइप 1 एरर प्लस कॉन्फिडेंस लेवल मेक्स 1। Opposite of type 1 error probability is
confidence level. Now, third probability wherein a false null hypothesis is accepted, that's a wrong decision, and that is known as type 2 error, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं. और अनफॉर्चुनेटली ये हमें पता नहीं होती, या होती है तो रेयरली. और फिर चौथा जो करेक्ट डिसीजन है वो फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होने का है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस बीटा हो जाती है. और ये 1 माइनस बीटा कहलाती है पावर ऑफ टेस्ट. तो एक टेस्ट की पावर क्या होती है? 1 माइनस बीटा, और वो पावर ये है कि वो टेस्ट एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके. दैट इज नोन एज पावर ऑफ टेस्ट. इन 4 प्रोबेबिलिटीज, डिसीजन प्रोबेबिलिटीज को हम समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ये 4 डिसीजन प्रोबेबिलिटीज हो गई, अल्फा, बीटा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा. फॉल्स डिसीजन की प्रोबेबिलिटी, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी जिसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी वो अल्फा से डिनोट करते हैं. टाइप 2 एरर जिसको बीटा से डिनोट करते हैं उसे फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं, जो कि इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी. करेक्ट डिसीजंस में 1 माइनस अल्फा है जिसे हम कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं, और 1 माइनस बीटा है जिसको हम पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं. तो होप लर्नर्स, अल्फा, बीटा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा इज क्लियर टू यू नाउ. Let's think. I'll skip these 2 slides because I have already discussed it. Let's think about how alpha and beta can be minimized. Like alpha and beta are, probability of making errors. हर रिसर्चर चाहता है कि उससे गलती की संभावना कम से कम हो, यानी वो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी जिसे अल्फ़ा कहते हैं वो भी मिनिमम करना चाहता है, और टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी जिसे बीटा कहते हैं वो उसे भी मिनिमम करना चाहता है. तो सवाल ये है कि क्या वो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को मिनिमम कर सकता है? क्या वो ऐसा पॉसिबल है? नहीं. जवाब ये है, एक्चुअली जब हम टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को मिनिमम रखते हैं तो टाइप 2 एरर होने की प्रोबेबिलिटी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है, या इसका वाइस वर्सा. दोनों को हम एक साथ मिनिमम नहीं कर सकते. लेकिन टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को हम तय करते हैं, तो अगर हमने उसे मिनिमम रख लिया है तो फिर टाइप 2 की प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी. जैसा मैंने कहा, दोनों एक साथ मिनिमम हो नहीं सकती. एक टाइप 1 की प्रोबेबिलिटी अगर मिनिमम होगी तो टाइप 2 की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी. टाइप 2 की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, टाइप 1 की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी. क्योंकि रिसर्चर टाइप 1 की प्रोबेबिलिटी को तय करता है, तो वो मिनिमम अगर रखता है तो उसे टाइप 2 की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. परंतु वो चाहता है कि उससे गलती की संभावना कम हो. तो क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है कि दोनों एरर्स की प्रोबेबिलिटी वो कम कर पाए? ऐसा संभव नहीं है. तो फिर क्या? तो फिर उनके बीच में एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है जिसे हम बाद में देखेंगे. इससे पहले हम ये देख लें कि हम कैसे टाइप 1 की प्रोबेबिलिटी को मिनिमम रख सकते हैं और कैसे टाइप 2 की प्रोबेबिलिटी को मिनिमम रख सकते हैं. सिंपल है. टाइप 1 की प्रोबेबिलिटी मिनिमम रखने का एक ही तरीका है कि आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा वैल्यू मिनिमम ले लीजिए. टाइप 2 की प्रोबेबिलिटी मिनिमम रखना हम कैसे कर सकते हैं? जो पावर ऑफ टेस्ट है उसको 1 माइनस बीटा पावर ऑफ टेस्ट हम बढ़ा दें, जिसमें 1 माइनस बीटा की वैल्यू हम ज़्यादा रखें, इसको हम कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर वो कम हो जाएगी, क्योंकि पावर ऑफ टेस्ट बढ़ने का मतलब है कि उस टेस्ट की फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की पावर, रिजेक्ट करने की पावर आपने बढ़ा दी है. दैट इज व्हाट पावर ऑफ टेस्ट.
दूसरा काम हम सैंपल साइज बढ़ा के कर सकते हैं। पीछे भी हम देख चुके हैं सैम्पलिंग डिसीजंस में, सैंपल साइज बड़ा होता है तो एरर्स की प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग एरर्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जो कि टाइप 2 एरर का बड़ा कंपोनेंट हो जाता है। तीसरा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बढ़ा दें, यानी जस्ट अपोजिट, जो कि टाइप 1 एरर को हम मिनिमम रख के चल रहे हैं, ये उसका अपोजिट काम करना। अगर हम टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी यानी अल्फा वैल्यू को बड़ा करके रखें, छोटा ना लें ज़्यादा, तो हमारी टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये स्ट्रैटेजीज हो गई टाइप 1 टाइप 2 एरर को रिड्यूस करने की। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इससे हम बेहतर तरीके से समझते हैं कि क्यों नहीं दोनों एक साथ मिनिमम हो सकती हैं। क्यों टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी अगर हम मिनिमम रखते हैं तो टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम साइड में जाने लगती है, और इसका उल्टा होता है। क्यों होता है ऐसा? बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोडक्ट्स, और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल उनकी क्वालिटी चेक करता है, QC होता है। सो नल हाइपोथेसिस, जिस नल हाइपोथेसिस के साथ QC चेक करता है वो होती है कि द करेंट प्रोडक्शन रन मीट सम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। जो हमारा करेंट प्रोडक्शन रन है वो जो क्वालिटी के मिनिमम स्टैंडर्ड है उनको मीट करता है। ये नल हाइपोथेसिस होगी। एरर टाइप 1 एरर में क्या हो जाएगा कि जो नल हाइपोथेसिस करेक्ट थी, करेंट प्रोडक्शन लॉट क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को मीट करता था, पर वो रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब साफ हुआ कि जब वो लॉट रिजेक्ट हो गई तो कंपनी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। वो लॉट डंप कर दी गई, उसे मार्केट में नहीं उतारा गया, यानी प्रोड्यूसर का लॉस। इसलिए वो मिनिमम से मिनिमम इस बात की प्रोबेबिलिटी रखना चाहता है कि करेंट प्रोडक्शन रन अगर क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को मीट करता हो तो कोई ऐसी गलती ना हो कि वो रिजेक्ट हो जाए। ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। इसी वजह से उसको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स रिस्क। अगर वो ज़्यादा अल्फा की वैल्यू, जितनी ज़्यादा वैल्यू अल्फा की बढ़ाएगा, यानी उतनी वो प्रोबेबिलिटी इस बात की बढ़ा देगा कि करंट प्रोडक्शन रन सही होने के बावजूद भी रिजेक्ट हो जाए, तो वो क्या करता है, उसको मिनिमम रखता है। वो उसका प्रोड्यूसर का रिस्क कहलाता है और वो उसे मिनिमम रखना चाहता है। ये हो गई प्रोड्यूसर की बात। अब हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ज़रा सोचें। कंज्यूमर क्या चाहेगा? कंज्यूमर ये चाहता है कि उसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना मिले, उसको अच्छे प्रोडक्ट्स मिले। कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है। टाइप 2 एरर क्या है? टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए। फॉल्स नल हाइपोथेसिस क्या हुई कि करंट प्रोडक्शन रन डजंट मीट मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये फॉल्स नल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस का फॉल्स होने का मतलब क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस गलत हो गई और वो करंट प्रोडक्शन रन मीट नहीं करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मिनिमम। तो ऐसी सिचुएशन में अगर टाइप 2 एरर हुई तो वो इसके बावजूद वो मीट नहीं करता है मिनिमम स्टैंडर्ड्स, इसके बावजूद क्वालिटी कंट्रोल उसे ओके टेस्टेड कर देगा और इसके बाद वो लॉट कंज्यूमर के पास मार्केट में उतार दी जाएगी और फाइनली कंज्यूमर्स के पास पहुंच जाएगी। तो कंज्यूमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, यानी कंज्यूमर का लॉस होगा। इस वजह से जो बीटा है, टाइप 2 एरर होने की प्रोबेबिलिटी है, वो किसका रिस्क है? वो कंज्यूमर्स का रिस्क है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात समझने की यहां देखिए, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मिनिमम रखा जाता है, प्रोड्यूसर अपना रिस्क मिनिमम रखता है, जो कि ये है कि नल हाइपोथेसिस, करेक्ट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी मिनिमम से मिनिमम हो। तो दूसरी साइड में क्या होता है कि एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसने अपनी प्रोबेबिलिटी मिनिमम कर ली है।
वो नहीं चाहता है उसकी लॉट रिजेक्ट हो। ऐसी सिचुएशन में फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो लॉस किसका है? कंज्यूमर का, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को कंज्यूम करने हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड हियर। नाउ दिस कैन बी चूजन बिटवीन द टू, वेदर प्रोड्यूसर्स रिस्क और कंज्यूमर्स रिस्क, विच शुड बी मिनिमम। प्रोड्यूसर का रिस्क मिनिमम होता है तो कंज्यूमर का रिस्क बढ़ जाता है, कंज्यूमर का रिस्क नीचे होता है तो प्रोड्यूसर का रिस्क बढ़ जाता है। वैल्यू ऑफ अल्फा अगर नीचे आती है तो वैल्यू ऑफ बीटा ऑटोमेटिकली अब चली हो जाती है। तो अब ये तय करना किसको है? ये तय करना होता है कंपनी को कि वो किस तरह से तय करे। पर ये तय होता कैसे है? कॉन्सिक्वेंसेस से। प्रोड्यूसर्स रिस्क ज़्यादा होने से कंपनी को ज़्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या फिर कंज्यूमर्स के रिस्क ज़्यादा होने से कंपनी को ज़्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो हम एक इसी पहले एग्जाम्पल को ही हम यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से हम समझ जाएंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस की बेसिस पे हम इस बात को तय करेंगे। नल हाइपोथेसिस जो हमने ली थी कि करेंट प्रोडक्शन रन मीट्स मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, तो ऐसी सिचुएशन में टाइप 1 एरर क्या होगी कि करेंट प्रोडक्शन रन मीट्स मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, दैट इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट रिजेक्टेड। यानी ये करेक्ट लॉट को रिजेक्ट कर दिया हमने, ये टाइप 1 एरर हो गई। टाइप 2 एरर क्या हो गई कि वो जो लॉट था वो डिफेक्टिव था एक्चुअली, लेकिन हमने उस फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया और उस डिफेक्टिव लॉट को हमने ओके टेस्टेड कर दिया। पहले केस में जब हमने टाइप 1 एरर कमिट की, जिसमें हमने करंट प्रोडक्शन लॉट जो सही था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कंपनी को क्या है कि मॉनिटरी लॉस हो गया। एक सही लॉट रिजेक्ट हो गई, कंपनी को नुकसान हो गया, पैसे का, मटेरियल का, मनी का, मशीनरी जो और मैन आर जो लगे, मॉनिटरी टर्म में लॉस हो गया। पर दूसरा जो टाइप 2 एरर है उसमें क्या होता है कि एक डिफेक्टिव लॉट कंज्यूमर के पास पहुंच जाती है, जिससे कंज्यूमर गुस्से में आता है, कंज्यूमर दुखी होता है, कंज्यूमर चीटेड फील करता है, और वो फिर कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदना भी बंद कर सकता है, उसको लॉयल्टी को ब्रेक कर सकता है, और यहाँ तक कि वो लिटिगेशन भी कर सकता है, कंज्यूमर फोरम में भी जा सकता है। यानी कंपनी ये कभी नहीं चाहेगी, वो मॉनिटरी टर्म में थोड़ा लॉस बियर कर सकती है, पर वो नहीं चाहती उसके लॉयल कस्टमर्स डिफेक्ट हो या उस पर कोई लिटिगेशन हो। यानी जाहिर है तो कंपनी क्या करना चाहेगी? टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी को कम रखना चाहेगी, और इसकी वजह से अल्फा की वैल्यू थोड़ी बड़ी ले सकती है। इस तरह से तय होगा कि ये यहाँ पे क्या करना है उसको। टाइप 2 एरर इज मोर सीरियस देन टाइप 1 एरर इन दिस केस। Let's take another case. For example, there is a defendant accused of a murder, जो मर्डर का एक्यूज्ड है, और कोर्ट में वो उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। वो कोर्ट हर एक्यूज्ड को जो भी दोषी होता है, आई मीन जिस पे दोषारोपण जिस पे होता है, हर उसको कोर्ट ऐसा मान के चलती है कि वो दोषी नहीं है, और जो वकील होता है जो उसको दोषी ठहरा रहा होता है, उसको ये साबित करना होता है एविडेंसेस के साथ कि वो दोषी है। तो जो डिफेंडेंट है, जो अक्यूज्ड ऑफ मर्डर का जो डिफेंडेंट है, वो इनोसेंट है, ऐसा नल हाइपोथेसिस कोर्ट लेके चलती है। कोर्ट ये लेके चलती है कि दोषारोपी निर्दोष है, ये नल हाइपोथेसिस कोर्ट की हो गई। तो फिर टाइप 1 एरर क्या हुई कि वो डिफेंडेंट निर्दोष था, परंतु कोर्ट ने उसको दोषी माना और दोषी मान के उसे सजा दे दी। मर्डर का आरोपी है, उसको दोषी मान के कोर्ट ने या तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया या फिर उसे फांसी दे दी। टाइप 2 एरर क्या है कि कोर्ट ने
उसको दोषी नहीं माना, जबकि एक्चुअली वो दोषी था, उसने मर्डर किया था, पर जो लॉयर था वो उसको दोषी नहीं ठहरा पाया, एविडेंसेस नहीं प्रोड्यूस कर पाया, और जिसकी वजह से उसे कोर्ट को छोड़ना पड़ा। यहाँ पे वो एक गिल्टी पर्सन जिसे नहीं छूटना चाहिए था, वो दोषी था, अपराधी था, वो छूट गया। तो तात्कालिक रूप से क्या रिजल्ट है? अगर एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है या उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, तो उसके साथ बेहद अन्याय होता है। वो तबाह हो जाता है, उसका परिवार तबाह हो जाता है, और उसके फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके लिए बहुत ही एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक दोषी व्यक्ति छूट गया तो वो स्टेटस को तब भी है, क्योंकि जिसका मर्डर हो चुका था उसका तो मर्डर हो ही गया है, अब वो तो जीवित हो नहीं सकता है। बस केवल उस दोषी व्यक्ति को इस बात का लाभ मिल गया और वो निर्दोष होकर वो चला गया। तो सभी लोग यहाँ यही कहेंगे कि किसी भी सिचुएशन में एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यानी यहाँ पे टाइप 1 एरर, जिसमें कि एक निर्दोष व्यक्ति को सज़ा मिल जाती है, वो ज़्यादा सीरियस है बजाय टाइप 2 एरर के। तो इस तरह से इस केस में हमने देखा कि टाइप 1 एरर ज़्यादा सीरियस है, जबकि पहले केस में हमने देखा कि टाइप 2 एरर ज़्यादा सीरियस है। यानी ये भी तय कर पाना मुश्किल है, और इनफैक्ट सभी स्टैटिस्टिक्स की बुक और कोई भी स्टैटिस्टिशियन इस बात का जवाब नहीं दे पाता है कि कौन सी एरर ज़्यादा सीरियस है। राइट फ्रॉम फिशर इस बात का जवाब देने नहीं, अभी तक कोई कंक्लूड इस बात को नहीं कर पाया। अगला केस मैं स्किप करूंगा। तो फिर ये कैसे तय होगा? जब ये तय नहीं हो पाता है कि टाइप 1 एरर ज़्यादा सीरियस है या टाइप 2 एरर ज़्यादा सीरियस है, तो फिर क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लें? तो ये कैसे तय होगा कि कौन सी एरर ज़्यादा सीरियस है? तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम क्या लें? इस कौन सी एरर ज़्यादा सीरियस है, इसका जवाब सीधे यही है कि आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट एज विथ सो मैनी थिंग्स इन लाइफ एंड स्टैटिस्टिक्स, द ऑनेस्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। हम पीछे की तरह टेबल बना लें, कॉन्सिक्वेंसेस देख लें, उसके हिसाब से हम तय कर लें। तो आई होप लर्नर आपको ये बात समझ आ गई होगी, टाइप 1 टाइप 2 एरर समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।